हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति। सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाकर गौरी से। आज इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि अगर आज पहली बार आप एग्जाम नीति से जुड़े हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस आते हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नंबर 1। नंबर 2, ये शो खत्म होने के बाद, ये क्लास खत्म होने के बाद आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी इस चैनल के टेलीग्राम चैनल पर, राइट? यानी कि एग्जाम नीति के टेलीग्राम चैनल पर। एग्जाम नीति का टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां पर क्लिक कीजिएगा और जो ये क्लास के बाद की फाइल होगी वो आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं। सबसे पहले आज का क्या ये नया सेशन है और ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है। ये जो सेशन है ये टॉप 10 करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है। प्लस इस सेशन में आपको द हिंदू का एक एडिटोरियल एनालिसिस मिलेगा, राइट? ठीक, ये बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इनफैक्ट वो हर एक स्टूडेंट जो चाहता है कि उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, वो हर एक एस्पिरेंट जो चाहता है कि वो ग्रामर में अटके ना, वो पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ पाए, राइट? वो एसे यानी कि डिस्क्रिप्टिव का पार्ट, ठीक, चाहे मैं एसएससी के जूनियर ट्रांसलेटर की बात करूं, राइट, चाहे मैं एसएससी के सीजीएल की बात करूं जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, चाहे आईबीपीएस पीओ की बात करूं या एसबीआई की, राइट? यूपीएससी तो सबको पता ही है कि इनके डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर्स की। हमें पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है हमारे आसपास। तो आज का जो शो है उसका नाम है एसेंशियल इंग्लिश एडिटोरियल, राइट? बहुत ज्यादा एसेंशियल है। क्यों? 2 रीजंस हैं इसके पीछे। एक तो ये कि आपको पता चलेगा कि आपके आसपास क्या जो घटना है, जो चीजें हैं वो क्या है, क्या माहौल है, क्या एटमॉस्फेयर, क्या चल रहा है, राइट? वो उथल पुथल आपको पता चलेगी। प्लस इससे आपका एक सोच, आपका एक ओपिनियन बनेगा जो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने में मदद करेगा, राइट? आपको फैक्ट्स एंड फैसेट्स जब पता चलेंगे, मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, तो उससे आपको आगे पढ़ने में मदद मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, करंट अफेयर्स जितने भी होंगे आप मेरे साथ अपनी नोटबुक पर लिखते चलिएगा। फिर हम क्या करेंगे, उनका एक पूरा नोट्स बना लेंगे और फिर हमें पीछे के 6 महीने के नोट्स कहीं और पर देखने की या पढ़ने की या पूछने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं, हमें खुद ब खुद यहीं इसी चैनल पर ही मिल जाएंगे, साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। तो क्लियर? चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का। श्री गणेश करते हैं। चलिए सबसे पहले नजर आते हैं करंट अफेयर्स पर। तो पहला, 3 ब्लैक होल रिसर्चर्स गेट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के लिए 3 नोबेल प्राइज दिया गया है 3 ब्लैक होल रिसर्चर्स को। इन्होंने किस चीज की खोज करी है? ब्लैक होल की खोज की है। ठीक, इनके नाम लिखते रहिए और लिखते रहिए मेरे साथ कि ये कौन सी कंट्रीज हैं। रोजर पेनरोज ऑफ ब्रिटेन, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, रेनहार्ड गेंजेल ऑफ जर्मनी, राइट? रेनहार्ड गेंजेल ऑफ जर्मनी। नंबर 3, एंड्रिया घेज ऑफ द यूएस। कहां से है एंड्रिया घेज? यूएस से। एक ब्रिटेन से है, एक जर्मनी से, एक यूएस से। ये तीनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन किस चीज से संबंधित है या उसे किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आपको बताना है फिजिक्स में और किस चीज की खोज के लिए, मतलब किस चीज पर इन्होंने रिसर्च करी है? ब्लैक होल्स पर, राइट? फॉर द अमेजिंग फिनोमेना दैट इज ब्लैक होल। नेक्स्ट, अर्जेंटाइन नाडिया पोडोरोस्का, ठीक, नाम देख लीजिए, नाडिया पोडोरोस्का बिकेम द फर्स्ट क्वालिफायर टू रीच द फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल्स। किसमें पहुंची? फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल्स में पहुंची, जहां पर इन्होंने वुमेन्स सिंगल में को ड्रॉ कर दिया बाय एलिना स्वीटोलिना। एलिना स्वीटोलिना को हराकर मैच को ड्रॉ कर दिया। ठीक, यहां पर इन्होंने क्या किया? एलिना स्वीटोलिना को डाउन कर दिया, उनको हरा दिया, मैच को ड्रॉ कर दिया। तो इनका नाम है नादिया पोडोरोस्का। ये कहां से है? अर्जेंटाइन से। क्लियर? ये अर्जेंटाइन है, यानी कि कहां से, कौन से देश से है? अर्जेंटीना से बिलोंग करती है। आई होप आपने स्पोर्ट जगत की इस बड़ी न्यूज को अपने पास नोट कर लिया है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। The United Nations decided to observe the first Monday of October as World Habitat Day. अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अभी जल्दी में ही यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया है कि अक्टूबर का फर्स्ट मंडे जो है वो वर्ल्ड हैबिटाट डे के रूप में मनाया जाएगा।
नोट कर लीजिए, मेरे साथ लिखते चलिए, ताकि आपको बाद में किसी और से किसी तरह के नोट्स या पीडीएफ या फाइल मांगने की जरूरत ना महसूस। नेक्स्ट, रीजन क्या है? सो दैट इट कैन थ्रो लाइट ऑन द कंडीशन ऑफ आवर टाउन्स एंड सिटीज, हमारे टाउन्स की और सिटीज की क्या कंडीशन, एंड ऑन द बेसिक राइट ऑफ ऑल टू एडिकेट शेल्टर, यानी कि सबको एक प्रॉपर, एक उचित शेल्टर, एक सर छुपाने की जगह तो नसीब होनी ही चाहिए। सबके राइट, सबके फंडामेंटल राइट तो है ही है, सबका मकान। तो उसके बारे में, उसको हाईलाइट करने के बारे में इस वर्ल्ड हैबिटेट डे को बनाया जाएगा। नेक्स्ट, इसकी थीम क्या है? इस साल की इसकी थीम है 2020 की हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए मकान। A better urban future as a proper plans to live life, place to live has become important more than ever. Clear, right? Next, history की मैं बात करूं, it was first celebrated in 1986. सबसे पहले ये सेलिब्रेट किया गया था 1986 में with its theme as shelter is my right। और 1986 में वर्ल्ड हैबिटेट डे जब सेलिब्रेट किया गया था तो उसकी थीम थी कि सर के ऊपर छत होना, यानी कि एक शेल्टर होना, एक मकान होना मेरा हक है, मेरा अधिकार है। शेल्टर इज माय राइट। इस साल की थीम क्या है? मेरे साथ लिखते चलिएगा, हाउसिंग फॉर ऑल। क्लियर? हाउसिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट, ये जो हैबिटेट है, द हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड वाज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम इन 1989। ध्यान रखिएगा, हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम में 1989 में फर्स्ट जो था वो लॉन्च किया था। कब किया था? 1989 में लॉन्च किया था। आज जो आप पढ़ेंगे, कल उनके ऊपर बेस्ड, इन न्यूज के ऊपर बेस्ड, इन करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, इसलिए मेरी हर एक बात को ध्यान से समझते चलिएगा और सुनते चलिएगा। राइट? द हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड was launched by the United Nations। किसने इसे लॉन्च किया? यूनाइटेड नेशंस ने किया। कहां किया? ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम में किया। कब किया? 1989 में किया। इट इज करेंटली द मोस्ट प्रेस्टिजियस ह्यूमन सेटलमेंट अवार्ड इन द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा ये बात, राइट? क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि अवार्ड किस देश से संबंधित है या किस प्रोग्राम में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की मैं बात करती हूँ। ऑन द ओकेजन ऑफ द 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि सन 2020 2 अक्टूबर में महात्मा गांधी जी की 151st बर्थ एनिवर्सरी थी। राइट? ओके, तो उस ओकेजन पर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, किसने? दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने, जिनका नाम है मनीष सिसोदिया। क्या नाम है? मिस्टर मनीष सिसोदिया। उन्होंने एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम है बापू द अनफॉरगेटेबल। ठीक, दिल्ली के डिप्यूटी सीएम मिस्टर मनीष सिसोदिया ने एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम है बापू द अनफॉरगेटेबल। राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। उससे पहले अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहा कीजिए, ताकि टीचर जो है वो मोटिवेट होता रहे और आपके लिए हर बार इसी तरह कुछ ना कुछ नया करता रहे, कुछ ना कुछ नया लाता रहे। चलिए, तो अब नेक्स्ट इज फिफ्थ करंट अफेयर इज अफगानिस्तान टॉप ऑर्डर बैट्समैन नजीब ताराकई डाइड ऑफ द इंजरीज ही सस्टेन्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। यानी कि अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है नजीब ताराकई का निधन हो गया क्योंकि उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था। He was 29, उनकी 29 साल की थी and represented the national team in 12 T20Is and 1 ODI। ध्यान रखिएगा, उनका 1 ODI हुआ था, 1 वनडे मैच हुआ था इंटरनेशनल, और 2 T20 मैच उन्होंने खेले थे। कितने T20 मैच खेले थे? 12। I'm so sorry, फैक्ट्स को क्लियर रखिएगा। 12 T20 मैच खेले थे। 29 साल की उनकी उम्र थी। अफगानिस्तान के वो थे, उनका नाम था नजीब ताराकई, और उन्होंने 1 ODI खेला था। क्लियर? फैक्ट्स क्लियर रखिएगा, चेक रखिएगा। कहां के थे? अफगानिस्तान के थे। नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान की करेंसी, अफगानिस्तान की कैपिटल, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अफगानिस्तान के बॉर्डर से और कौन कौन से बॉर्डर्स लगे हुए हैं, राइट? अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस क्या है या किस वजह से वो न्यूज में बना हुआ है, ये भी मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिएगा। राइट? मेरे कहने पर आप इसको, इन फैक्ट्स को एक बार गूगल कर लीजिएगा, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं टोरेंट गैस लिमिटेड की। ठीक, तो टोरेंट गैस लिमिटेड जो है वो 8000 करोड़ रुपया जो है आने वाले 5 सालों में क्या कर रहा है, अपनी सिटी में गैस ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करने जा रहा है। इसका टारगेट है कि ये 500 सीएनजी डिस्पेंसिंग पंप्स जो हैं वो मार्च 2023 तक लगा दे। ठीक, 500 सीएनजी डिस्पेंसिंग पंप्स लगा दे मार्च 2023 तक।
टोरेंट गैस लिमिटेड कितना इन्वेस्ट करना चाहता है? 8,000 करोड़, ठीक, 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में। इट होल्ड्स अ सिटी गैस लाइसेंस फॉर सीएनजी, यानी कि इसके पास प्रॉपरली नेचुरल गैस के लिए लाइसेंस है, राइट, जो कि व्हीकल्स के लिए यूज की जाती है सीएनजी, और पीएनजी जो है वो पाइपिंग नेचुरल गैस है टू industries, pipe and vehicle gas, pipe and natural gas to industries and household kitchen in 32 districts across 7 states, यानी कि 32 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 स्टेट्स के अंदर 32 डिस्ट्रिक्ट्स में, मेरी बात को लिखते चलिए, 7 स्टेट्स के अंदर 32 डिस्ट्रिक्ट्स में सीएनजी और पीएनजी दोनों का लाइसेंस इसको मिल चुका है। सीएनजी का लाइसेंस मिला है व्हीकल्स के लिए, डिस्पेंसिंग पंप्स बनाने के लिए, और पीएनजी का लाइसेंस मिला है इंडस्ट्रीज के लिए, और साथ ही साथ हाउस होल्ड किचन्स के लिए, घर पर जो किचन होती है उनके लिए, ठीक, हाउस होल्ड किचन्स के लिए मिला है, इंडस्ट्रीज के लिए मिला, व्हीकल्स मिला है। कितना टोरेंट गैस लिमिटेड आगे 5 सालों में इन्वेस्ट करने जा रही है? 8,000 करोड़ रुपया। क्यों करने जा रही है? मिशन आपको पता चल गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 7th करंट अफेयर ऑफ टुडे इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये न्यूज रिलेटेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज से एंड रिलायंस रिटेल वेंचर से, यानी कि RIL प्लस RRVL, दैट इज रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। उसने अनाउंस किया है कि वो एक होली ओन सब्सिडरी जो है अबू धाबी की, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उसमें क्या करने जा रही है? दैट अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ द अबू धाबी इंडस्ट्रियल अथॉरिटी विल इन्वेस्ट 5,510.50 crore into RRVL, a subsidiary of RIL, यानी कि अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो 5,512.50 करोड़ रुपया जो है, इतना CR रुपया RRVL में, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है, उसमें इन्वेस्ट करने जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट, द रिसेंटली इंडक्टेड राफेल फाइटर जेट विल मेक इट्स फ्लाई पास्ट डेब्यू, ठीक, इन द एयरफोर्स डे परेड एट द हिंडन एयरबेस। किस एयरबेस पर ये राफेल फाइटर जेट जो है अपना फ्लाई पास डेब्यू करने जा रहा है? हिंडन एयरबेस पर करने जा रहा है ऑन October 8। डेट नोट कर लीजिए, 8th of October 2020, प्लस प्लेस नोट कर लीजिए, वो एयरबेस नोट कर लीजिए, दैट इज हिंडन एयरबेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, the appointments committee of the cabinet announced IPS officer MA Ganapathy as the new director general of the Bureau of Civil Aviation Authority, यानी कि the Bureau of Civil Aviation Security के डायरेक्टर जनरल जो हैं वो अपॉइंट किए जा रहे हैं। कौन है? IPS ऑफिसर है MA गणपति। क्या नाम है इनका? IPS ऑफिसर MA गणपति। क्लियर? मैंने मेंशन किया, हाईलाइट किया हुआ है। क्या करने जा रहे हैं? क्या बनेंगे? डायरेक्टर जनरल बने। किस चीज के बने हैं? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट, ये 1986 बैच के IPS ऑफिसर हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। किसका लिया है? राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। नंबर 1। नंबर 2, राकेश अस्थाना टुक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। बहुत ज्यादा फेमस है, इन दिनों चर्चा में, सुर्खियों में बना हुआ है NCB, दैट इज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और उसके डायरेक्टर जनरल जो है वो अब राकेश अस्थाना बन चुके हैं। कौन? राकेश अस्थाना। क्या बने हैं? डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके? NCB के। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज ऑफ टुडेज सेशन, प्रणब मुखर्जी वन भारत रत्न 2020, यानी कि मिस्टर प्रणब मुखर्जी ने 2020 का भारत रत्न पुरस्कार जीता। वो भारत देश के 13वें प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे और उन्होंने 2012 से 2017 तक अपना कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पर पूरा किया। 2012 से 2017 तक कौन से नंबर के राष्ट्रपति? 13th नंबर के, यानी कि 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। आई होप आपको ये करंट अफेयर समझ में आ चुके हैं। आई होप आप मेरे साथ नोट्स बनाते चल रहे थे। इफ नॉट, एटलीस्ट आप स्क्रीनशॉट्स ले रहे थे ताकि इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपकी कवर
हो जाए। और अब बढ़ चलते हैं हम आज के अगले सेशन पर, दैट इज एडिटोरियल का सेशन, राइट। अब एडिटोरियल क्यों सीखना है, क्यों पढ़ना है, जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। वो ये है कि एडिटोरियल पढ़ने से हमारी रीडिंग हैबिट डेवलप होंगी। क्या होगा? रीडिंग हैबिट्स जितनी भी हैं वो सब डेवलप होंगी, ठीक। अब रीडिंग हैबिट जब हमारी डेवलप होंगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक, उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि हमको पढ़ने की आदत पड़ेगी लॉन्ग पैसेजेस को, लॉन्ग पैराग्राफ को, ठीक। उससे क्या होगा? हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, हमारी समझ अच्छी होगी, हमारी ग्रेस्प जो है वो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर और हमारे आसपास की सराउंडिंग्स पर अच्छी होगी। तभी जाके हम डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, लिख पाएंगे। IBPS PO की बात कर रही हूँ, SBI PO की बात कर रही हूँ। तो जब आपको 250 वर्ड्स में अपना ऐसे लिखना है तो 250 वर्ड्स इज अ गुड लेंथ। कहाँ से लाएंगे वो वर्ड्स? जब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी। इसलिए हमें ज़रूरत है रीडिंग हैबिट डेवलप करने की, सो दैट हमारी आदत पड़ जाए लॉन्ग पैराग्राफ्स को पढ़ने की। उससे हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की होगी? टॉपिक की भी अंडरस्टैंडिंग होगी जो भी करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है, प्लस हमको ग्रामर भी समझ में आने लगी कि किस तरह से ग्रामर जो है वो फॉलो करती है हर चीज, ठीक। मैं आपको यहाँ से सिखाती चलूंगी ग्रामर भी, और नया टॉपिक जो आप पढ़ रहे होंगे जिसका एडिटोरियल का एनालिसिस कर रहे होंगे वहां पर भी आप काफी कुछ सीख पाएंगे। नेक्स्ट, इससे आपको हेल्प मिलेगी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। चलिए, अब ये कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है वैनक्विशिंग वायरसेस, ठीक। सबसे पहले टॉपिक से ही मतलब समझने की जरूरत है कि वैनक्विशिंग का मतलब क्या। तो वैनक्विशिंग का मतलब होता है डिफीट थॉरली, पूरी तरीके से हराना, हरा देना, ठीक। अनॉइंट, वैनक्विशिंग क्या होता है? एक वर्ब होता है, ING लगा हुआ है, एक वर्ब होता है यानी कि हराना, राइट। नेक्स्ट इज अनॉइंट। अनॉइंट भी एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है एक लीडिंग पोजीशन पर एक लीडिंग कैंडिडेट को चूज करना, ठीक। नॉमिनेट करना या चूज करना, एक पोजीशन के लिए किसी भी लीडिंग कैंडिडेट को, बहुत आगे बढ़ते हुए, तेजी से प्रोग्रेस करते हुए, उन्नति करते हुए कैंडिडेट को चूज करना या नॉमिनेट करना। नेक्स्ट, कंपाउंडेड एक एडजेक्टिव होता है, वो वर्ब जिनके लास्ट में ed लग जाए क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं। ऐसा आपने पहले भी पढ़ा है, मैंने आपको कई बार बताया है, अब फिर बता दूं, राइट। तो ये इम्पेसिस के लिए यूज किया जाता है, यानी कि भ्रमित हो जाना, भौचक्कित रह जाना, एकदम से गुस्से में जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसे अनॉयंस या एंगर के सेंस में, बट इसका मतलब होता है भ्रमित हो जाना या भौचक्कित रह जाना। स्टाउट भी एक एडजेक्टिव होता है, स्टाउट भी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है संकल्पशील, दृढ़, एकदम लगा रहना, ठीक, लगा हुआ रहना, यानी कि डिटरमाइंड होना। नेक्स्ट इज एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट, मेंट जिन वर्ड्स के लास्ट में आता है वो सब के सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं, राइट। इस नाउन में होता है सपोर्ट या फिर बैकिंग। नेक्स्ट, स्कर्च की बात हो रही है। स्कर्च एक वर्ब होता है, ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा परेशानी दे, है ना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सफरिंग हो, बहुत ज्यादा ट्रबल हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी या ट्रबल हो, उसको कहते हैं स्कर्च। नेक्स्ट आता है हैट टिप। हैट टिप एक नाउन होता है, राइट। जनरली राइटिंग के सेंस में यूज किया जाता है, पीस ऑफ राइटिंग, व्हेन समवन इज राइटिंग अ नॉवल, is writing a piece of anything, or suppose someone is writing a novel or someone is writing a piece of poetry, तो जो इंस्पिरेशन उसे मिलती है किसी इंसिडेंट से या किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति के जीवन से, किसी तरह से भी जिस घटना से उसको इंस्पिरेशन मिलती है, तो उसका अक्नॉलेजमेंट वो कहलाता है हैट टिप। सेंस भी देखिए, हेड को टिप करते हैं, है ना, वहां से अपना रिगार्ड शो करना, अपना सेंस शो करना कि यस हमें ये इंस्पिरेशन मिली है और आपसे मिली है। नेक्स्ट आता है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ये क्या है? ये एक इडियम है, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। नाम से ही समझ में आ रहा है, मिडनाइट, नाइट एंड ऑयल, लैम्प को ऑयल जलाना, पढ़ना। पहले जमाने में पढ़ाई इस तरह से ही हुआ करती थी, देर रात तक जगकर लोग पढ़ते थे, ठीक। तो कैसे? लैम्प में, तेल के बने हुए, तेल से जलते हुए लैम्प में। तो दैट इज द बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक काम करना या रिसर्च करना। नेक्स्ट आता है एक्कोलेड। एक्कोलेड मतलब ऐसा अवार्ड, ऐसी प्रेस्टिजियस अवार्ड जो कि ऑनर के तौर पर किसी को दिया जाता है, या ऐसे प्रिविलेजेस जो ऑनर के तौर पर किसी को दिए जाते हैं, है ना, ऐसी पोजीशन, वो एक्कोलेड कहलाती है, ठीक। नाउन होता है जिसका मतलब होता है ऑनर या फिर प्रिविलेज। नेक्स्ट आता है मॉर्बिडिटी।
मॉर्बिडिटी नाउन होता है, इसका मतलब होता है रोगी होना, है ना, अनहेल्दी की स्टेट में रहना। अनहेल्थ जब आपको अंदर से बहुत ज्यादा स्वस्थ महसूस ना हो, तो वो स्टेट जिसमें व्यक्ति अपने आप को अनहेल्दी महसूस करता है, अस्वस्थ, अस्थिर, उस डेबिलिटेटिंग स्टेट को, उस कमजोर हालत को, उस क्षीण हालत को, दुर्बल स्थिति को कहते हैं मॉर्बिडिटी। मॉर्टैलिटी क्या होता है? मॉर्टैलिटी होता है मॉर्टल। मॉर्टल मतलब मृत्यु की बात हो रही है, ठीक है, मृत्यु से संबंधित, मॉर्टल रिलेटिंग टू डेथ, तो मॉर्टैलिटी मतलब मृत्यु दर। नेक्स्ट मॉर्टैलिटी रेट, मृत्यु दर, और मॉर्टैलिटी रिलेटेड टू मॉर्टल, रिलेटेड टू बीइंग मॉर्टल यानी कि मृत्यु से संबंधित। नेक्स्ट आता है होल्डिंग समवन टू रैंसम, एक इडियम है, यानी कि आज के सिर्फ एक एडिटोरियल में आपको दो इडियम सीखने को मिलेंगे। नंबर 1 बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, नंबर 2 होल्डिंग समवन टू रैंसम, मतलब किसी को कोई काम करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करना, बहुत ज्यादा पुश करना, बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ जाना, उसको ऐसे कंडीशन में लाके खड़ा कर देना, टू पुल दैट पर्सन इन सच अ कंडीशन कि उसके पास फिर कोई वहां से आगे जाने की कोई चॉइस ही ना रह जाए, और मजबूरी में हाथ थक के फाइनली वो वही करे जो आप उससे करवाना चाहते हैं, उसको कहते हैं होल्डिंग समवन टू रैंसम, एक इडियम, राइट, क्लियर। यानी कि हमने सीखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स एंड 2 इडियम्स, राइट, 9 वर्ड्स और 2 इडियम्स हमने आज के एक एडिटोरियल में सीख ली है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, देखते हैं क्या है पैराग्राफ। सबसे पहले वैंक्विशिंग वायरसेस, यानी कि वायरसेस का पूरी तरह से उसको हरा देना। The Nobel Prize for Medicine is an inspiration to researchers working on SARS-CoV-2। जो मेडिसिन की फील्ड में एक नोबेल प्राइज दिया गया है, वो कोविड कोरोना यानी कि कोविड-19 वायरस की वैक्सीन जो साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, उनके लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। एट अ टाइम व्हेन द वर्ड इज फेस्ड विद, फेस के साथ हमेशा क्या लगा है? विद लगता है, ठीक, फेस्ड विद मल्टीपल असॉल्ट्स, असॉल्ट्स मींस अटैक्स। उस समय जब देश बहुत सारे अटैक्स से गुजर रहा है, अटैक्स का सामना कर रहा है, किस चीज के अटैक? फ्रॉम अ फ्राइटेनली, फ्राइटन प्लस ly, ठीक, यानी कि एक डरावने और जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, अननोन और डरावने वायरस का सामना कर रहा है, उसके अटैक्स का सामना कर रहा है वर्ड। इट कैन नॉट बी मियर कोइंसिडेंस, ये मात्र एक संजोग नहीं हो सकता, दैट कि द नोबल कमिटी डिसाइडेड टू अनॉइंट 3 साइंटिस्ट, कि नोबल कमिटी ने 3 साइंटिस्ट को चूज किया, नॉमिनेट किया, हु पील्ड द लेयर्स ऑफ अनदर वायरस, जिन्होंने क्या किया? दूसरे वायरस की क्या कर दिया? उसकी मतलब ऊपरी सरफेस जो है उसकी स्किन निकाल दी। इसका मतलब एक सेंस निकाल के देखिए, इसका मतलब होता है दूसरे वायरस के अंदर क्या है उसको डिस्कवर कर लिया, पता कर लिया, दूसरे वायरस की खोज कर ली कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है, ठीक है। पील ऑफ द लेयर्स ऑफ समथिंग, दैट मीन्स टू रिमूव द आउटर सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज की आउटर सरफेस निकाल देना, वायरस की, दूसरे वायरस की एक बाहरी सतह निकाल दी। दैट कंपाउंडेड, जिसने पजल कर रखा था, भ्रमित कर रखा था जनरेशंस ऑफ फिजिशियंस, बहुत कुछ तो फिजिशियंस की एकदम जो भौतिक विज्ञान के लोग हैं उनकी जनरेशंस को एकदम कंफाउंड कर रखा था, ठीक। और वो कौन सा वायरस है? वो है द हेपेटाइटिस सी वायरस। इस वायरस के बारे में अब उन्होंने क्या कर लिया? उसकी बाहरी स्किन निकाल ली, यानी कि उसके बारे में कुछ ना कुछ एक जो परत है वो डिस्कवर कर ली, उसके बारे में उन्हें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई, पता चल गई, क्या? द हेपेटाइटिस सी वायरस, उसको उन्होंने पील ऑफ कर दिया। द 2020 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 अब करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रही हूँ, आप नोट करिए। 2020 का फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की फील्ड में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो 3 साइंटिस्ट को दिया गया है जिन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में पता लगाया है, ठीक, जिसकी रिसर्च की है। अब वो कौन कौन है उनका नाम मेरे साथ लिखते चलिए। हार्वे जे ऑल्टर, नंबर 1, नंबर 2 माइकल हफ्टन, नंबर 3 चार्ल्स एम राइस, चार्ल्स एम राइस, माइकल हफ्टन, हार्वे जे ऑल्टर। आई होप आपने ये तीनों चीजें लिखी हैं, राइट। इनको 2020 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, दैट इज अ स्टाउट एंडोर्समेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क,
बहुत सालों की मेहनत का, दैट वेंट टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कर्जेस। ऐसी परेशानी जो लोगों को, ऐसी एक चीज जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी सालों साल से, उस परेशानी का समाधान निकालने के लिए इनको एक बहुत मजबूत बैकिंग दी गई है, सपोर्ट दिया गया, एक एनकरेजमेंट दिया गया। स्टाउट मीन्स स्ट्रॉन्ग, एंडोर्समेंट मीन्स बैकिंग, ठीक, एक ऐसी इनको बैकिंग दी गई है एक नोबेल प्राइज के तौर पर। फिजियोलॉजी की फील्ड में इनको 2020 के नोबेल प्राइज के तौर पर एक बहुत बड़ा मजबूत एनकरेजमेंट दिया गया है। चूजिंग रिसर्चर्स हु वेंट आफ्टर अ पैथोजन and succeeded in unwrapping the whole puzzle at a time when others are fighting fatigue in a daily battle against the SARS-CoV-2 virus is also a hat tip to the virologists and geneticists burning the midnight oil for over 9 months now। यानी कि उन रिसर्चर्स को चूज करना जो कि रोगजनक कीटाणुओं की खोज में लग गए, उनकी रिसर्च में लग गए, और जो कि इस चीज को डिस्कवर करने में, अनरैप करने में, इसका खुलासा करने में सफल भी हो गए, पूरी की पूरी गुत्थी को उस टाइम पर, जबकि बाकी जितने भी साइंटिस्ट हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की सारी बीमारियां जो है वो खत्म हो चुकी है, मात्र एक कोरोना ही बचा है दुनिया में, और कोई बीमारी ही नहीं है। लेट्स, ऐसा लग रहा है जैसे HIV एड्स बचा ही नहीं है, जैसे लीवर की कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं है। जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट सिर्फ उसी चीज की तरफ लग गए हैं, तब ये एक बहुत बड़ा जवाब है नोबेल कमेटी की तरफ से कि सिर्फ एक ही बीमारी नहीं है जिससे दुनिया जूझ रही है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां, लंग्स की बीमारी है, कैंसर की बीमारी, बहुत सारी बीमारी है, राइट। तो ये, जबकि दूसरे जो है वो लगे हुए हैं, थके थके जा रहे हैं, फटीग मींस थके थके जा रहे हैं, लड़े हुए थके थके जा रहे हैं, डेली बैटल किस डेली लड़ाई से लड़ रहे हैं, अगेंस्ट द सार्स कोविड-2 वायरस, है ना, आपको पता है कोविड-2 वायरस से लड़ रहे हैं, COV वायरस से वो लोग लड़ रहे हैं। इज ऑल्सो अ हैट, ये एक अक्नॉलेजमेंट है, इस बात का अक्नॉलेजमेंट है उन वायरोलॉजिस्ट के लिए और उन जेनेटिसिस्ट के लिए जो कि देर रात तक जग कर रिसर्च कर रहे हैं, अपनी रातें खराब कर रहे हैं, और ये करते करते उन्हें कितने समय हो गया, जो कि 9 महीने से लगातार रात भर जग कर रिसर्च कर रहे हैं, किस बारे में, SARS-CoV-2 वायरस की खोज के में लगे हुए हैं, इसकी वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। उन्हें अब तक नहीं पता कि कोरोना कैसे फैला है, क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, और वो ये भूल चुके हैं कि बाकी और भी पैथोजेंस हैं, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि काफी हार्मफुल हैं लोगों के लिए। नेक्स्ट, अब मेन बॉडी पर आते हैं, ठीक। द एक्युलेट्स वेंट टू द 3 फॉर आइडेंटिफाइंग, यानी कि अवार्ड्स जो हैं, जो ऑनर हैं, वेंट टू द 3 फॉर आइडेंटिफाइंग द वायरल ओरिजिन ऑफ हेपेटाइटिस सी। यानी कि ये जो अवार्ड है वो उनको अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है उन 3 लोगों को, ठीक। वो किस लिए दिया गया है, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि वायरस का ओरिजिन क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस का ओरिजिन क्या है, उसका स्रोत जानने का, उसका सोर्स जानने का। जब तक हमें सोर्स ही नहीं पता चलेगा तब हम आगे काम कैसे करेंगे, राइट। तो उनको ये जो अवार्ड दिया गया है वो वायरस की खोज, स्रोत की खोज के बारे जो उन्होंने करी है उसके लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वर्क द नोबल स्टेटमेंट सेड, उनके काम के बारे में एक नोबल स्टेटमेंट ने कहा है, मतलब नोबल प्राइज कमेटी की तरफ से जो स्टेटमेंट रिलीज होता है उसने कहा है, देयर वर्क इज characterize this form of hepatitis to be a distinct clinical entity caused by an RNA virus of the flavivirus family, ठीक, नाउ नोन एज HCV। यानी कि उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ये काम किया, द नोबल स्टेटमेंट सेड कैरेक्टराइज दिस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, इस तरह का जो हेपेटाइटिस है जो कि एक डिस्टिंक्ट क्लिनिकल, पूरी तरह से एक डिस्टिंक्ट क्लिनिकल थिंग है, एंटिटी है, जो कि RNA वायरस की वजह से होती है, कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होती है, RNA वायरस की वजह से होती है। RNA वायरस जो है वो मेंबर है फ्लावीवायरस फैमिली का एक, जिसको अब हम HCV के नाम से जानते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस के नाम से जानते हैं। क्लियर, अभी तक हमको उसका नाम नहीं पता, अब हमको उसका नाम पता है, जिसको हम अब जानते हैं HCV के नाम से। इनफैक्ट इट वाज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस, ये उस डिस्कवरी के लिए भी है, हेपेटाइटिस बी डिस्कवरी के लिए, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन HBV वैक्सीन। और इन्होंने क्या किया है, HBV वैक्सीन को भी विकसित किया है, that Baruch Blumberg whom the young Alter collaborated with, यानी कि ऑल्टर की बात हुई है ना यहाँ पर, इनका नाम क्या है पहले नोबेलिस्ट का जिनको नोबेल अवार्ड दिया गया है, हार्वे जे ऑल्टर। हार्वे जे ऑल्टर ने
बरूच ब्लमबर्ग के साथ मिलकर कोलैबोरेट होकर, कोलैबोरेट के साथ क्या लगता है हमेशा, विद लगता है, was awarded the 1976 मेडिसिन नोबेल, यानी कि उन्होंने 1976 में मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राप्त किया था। ठीक, किसके साथ मिलकर, कोलैबोरेटेड इनका प्रयास था, एचबीवी वैक्सीन के को विकसित किया था इन्होंने बरूच ब्लमबर्ग के साथ मिलकर हार्वे वी ऑल्टर ने। नेक्स्ट, हाउएवर, फिर भी इवन द आइसोलेशन ऑफ द एचबीवी ओनली पार्शियली एलिमिनेटेड, लेकिन एचबीवी को अलग कर देने से, उसको आइसोलेट कर देने से, इससे मात्र कुछ हद तक पार्शियली एलिमिनेटेड द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब उससे इस बीमारी को कम करने में, रिड्यूस करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में कुछ हद तक तो एलिमिनेशन हुआ है। ठीक है, पार्शियली एलिमिनेशन हुआ है, पूरी तरीके से एलिमिनेशन नहीं हुआ, अभी तक ये चीज पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। द सीवियर लीवर डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, और ये जो बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी, भयंकर बीमारी है, लीवर की डिजीज है, वो किस तरह से ट्रांसमिट होती है, ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब इसका पूरी तरह से खतरा टला नहीं है, धीरे धीरे करके पार्शियली एलिमिनेट तो हुए हैं, इसके रिस्क कम किए गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, WHO की माने तो उनकी जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट है, HBV एंड HCV आर मेजर कॉजेस, ये दोनों ही, HBV भी और HCV भी, दोनों मेजर कॉज हैं मृत्यु के और लोगों को रोगित बनाने के, उनके अंदर बैक्टीरियाज डालने के, ठीक, विद उनको अनहेल्दी करने के, विद 1.34 मिलियन डेथ्स रिपोर्टेड इन 2015, जिसकी वजह से 2015 में 1.34 मिलियन डेथ्स हुई थी। अभी हमें क्या लग रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ कोरोना ही है, बाकी सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, नहीं, 2015 में 1.34 मिलियन डेथ्स एचबीवी और एचसीवी की वजह से हुई थी, और 1990 में 63% इंक्रीज फ्रॉम 1990 मेनली ड्यू टू एचसीवी, और ये 1990 में मात्र 63% थी, ओनली 63%, ओनली मतलब 1990 में काफी कम थी, वहां से 63% बढ़ के, माफ कीजिएगा, वहां से 63% बढ़ के 2015 में ये बीमारी एचसीवी की वजह से इतनी ज्यादा घातक हो चुकी थी, इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उससे 1.34 मिलियन लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। क्लियर, क्या हो गई थी, 1.34 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ डेथ्स इज, यानी कि जो जितना भी मृत्यु की संख्या है, इज ऑल्सो कंपेरेबल टू दैट कॉज्ड बाय टीबी, इससे अगर कंपैरिजन किया जाए कि टीबी की वजह से कितनी मृत्यु होती है, एंड हायर देन दैट कॉज्ड बाय एड्स, यानी कि एचबीवी और एचसीवी से जितनी मृत्यु हुई है वो बहुत ज्यादा है। टीबी की वजह से भी अगर कंपेयर करें तो मृत्यु कम होती है, और एड्स की वजह से भी मृत्यु कम होती है, लेकिन एचसीवी की वजह से बहुत ज्यादा मृत्यु दर बढ़ा था, बहुत ज्यादा मृत्यु हुई थी लोगों की। इट the discoveries of HBV and HCV आगे क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है द डिस्कवरीज ऑफ एचबीवी एंड एचसीवी, इन दोनों की खोज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्क्रीनिंग रूटीन्स, और इनके बारे में पूरी स्क्रीनिंग जो इनके रूटीन्स हैं, उनकी जो प्रॉपर इफेक्टिव, जो इनको अच्छी तरीके से विकसित किया गया है, हैव वर्चुअली एलिमिनेटेड द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन वाया ब्लड प्रोडक्ट्स इन मच ऑफ द वर्ल्ड। अब इसकी वजह से रक्त के माध्यम से इस बीमारी का ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में अब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 1990 से अब तक कितने परसेंट केसेस हो चुके हैं? 1990 से अगर देखा जाए तो अब तक कुल मिलाकर 1.34 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस वजह से। तो केसेस में काफी बढ़ोतरी आई है। तो अब ब्लड के माध्यम से इसका ट्रांसमिशन काफी कम हो पाएगा, जब से हमने इसके बारे में खोज करी, इसके सोर्स के बारे में पता करा, और अब हमें इसके इफेक्टिव स्क्रीनिंग रूटीन्स मिल चुके हैं। तो अब ये बीमारी के लेवल को काफी कम किया जा पाएगा, इसकी वजह से मृत्यु भी काफी कम होगी। ऑल्सो विद द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स
और अब जब हमें रूट कॉज पता चल गया, तो अब हम इसके बारे में जो ड्रग्स बनाएंगे, जो बीमारियों के लिए दवाएं बनती हैं, वो भी इफेक्टिव होंगी, सही जगह पर काम करेंगी, सही बीमारियों के लिए काम करेंगी अगेंस्ट HCV। ठीक है, अब जब हमने HCV के अगेंस्ट दवाइयां बना ली हैं, इफेक्टिव दवाइयां बना ली हैं, इट इज पॉसिबल, ये संभव है दैट द थ्रेट ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन विल रिड्यूस, कि अब जो खतरा है, थ्रेट मीन्स खतरा, खतरा जो है इस वायरल इन्फेक्शन का वो काफी कम हो जाए। एंड होपफुली, और उम्मीद ये है कि ये धीरे धीरे करके पूरी तरीके से खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, नष्ट हो जाए। दिस इज व्हाट मेक्स दिस ईयर्स लॉरेट्स अचीवमेंट सो ट्रिमेंडियस। इस बात की वजह से कि इतनी बड़ी एक बीमारी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में 1.34 मिलियन डेथ्स हुई थी, आज वो बीमारी की वैक्सीन बन चुकी है। इफेक्टिव वैक्सीन बनने के लिए हम उसके कगार पर आके खड़े हो गए। अब वो बीमारी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इतनी विशालकाय बात, इतनी भव्य बात की वजह से इस साल के नोबेल जो लॉरेट्स हैं, जिनको ये, जो व्यक्तियों को ये, जिन साइंटिस्ट को ये इनाम दिया गया, ये पुरस्कार दिया गया नोबेल अचीवमेंट, उनकी अचीवमेंट ये बात एक बहुत भव्य बना देती है। क्या बात? कि अब उनकी एक मेडिसिन से इतने लाखों करोड़ों लोग जो है मरने से बच जाएंगे। द नोबेल कमिटी कॉल्ड इट among the most impactful scientific accomplishment of the 20th century। और नोबेल कमेटी ने तो इस रिसर्च को, इस जो सफलता को कहा है कि ये 20वीं शताब्दी की बहुत ज्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल, प्रभावशाली साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट है 2020 की, यानी कि 20वीं सदी की। यानी कि हमको पूरी तरीके से अगर हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमको कैसी टोन समझ में आ रही है? पॉजिटिव टोन समझ में आ रही है ना, तारीफ की गई है। ऑथर ने सब कुछ अच्छे सेंस में कहा है कि अब तक ये होता था, लेकिन अब इसकी खोज होने के बाद से ये बीमारी धीरे धीरे करके रिड्यूस होगी और एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरीके से एलिमिनेट कर पाएंगे। टोन कैसी है? पॉजिटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने क्लियरली देखा कि मोस्ट इम्पैक्टफुल साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट है ये 20वीं सेंचुरी की। अब अगर मैं लास्ट में आऊं, कंक्लूजन की बात करूं, इन ट्रू लीनिएज, अगर वास्तविक वंशावली के तौर पर देखा जाए ऑफ अदर नोबेल प्राइजेस फॉर मेडिसिन, यानी कि अब तक अगर हम जो भी मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं उनकी वंशावली की बात करें, पीछे जितने भी अवार्ड्स दिए गए उनको देखें ध्यान से, देयर आइडेंटिफिकेशन रिप्रेजेंट्स, उनका जो, उनकी पहचान है वो ये बताती है कि माइलस्टोन अचीवमेंट दैट हैव रिवोल्यूशनाइज्ड मेडिसिन, कि उन्होंने एक मील का पत्थर, उनकी ऐसी अचीवमेंट्स हैं, ऐसी अचीवमेंट्स के लिए उनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन की फील्ड में, जो कि एक मील का पत्थर साबित हुई, जिन्होंने मेडिसिन की फील्ड को बहुत ज्यादा क्रांति से भरा हुआ बना दिया, रिवोल्यूशनाइज्ड बना दिया, बहुत बढ़िया बना दिया, रिवोल्यूशनाइज्ड, राइट, एंड सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड, और जिसने एक अच्छी खासी एक बड़ी मात्रा में इम्प्रूव किया है ह्यूमन की हेल्थ को। उन्हीं लोगों को, उन्हीं साइंटिस्ट को, उन्हीं रिसर्चर्स को अब तक, अगर मेडिसिन की फील्ड में आप बात कर रहे हैं नोबेल प्राइजेस की, तो उन्हीं लोगों को नामांकित किया गया है, अब तक उन्हीं लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। इसकी वंशावली ही ऐसी है कि अब तक सारे ट्रिमेंडियस भव्य रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट इस फील्ड में आए हैं। द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी over the pathogens that debilitate and kill men and women is certainly a singular achievement that is worth celebrating, and showcasing this achievement will send a deeply inspiring message at a time when another virus is holding the world to ransom। यानी कि ध्यान से समझ के पड़ेगा, एक एक लाइन को, आपको मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। द ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मनुष्यता की जीत, मानव की जीत, ठीक, मानवतावाद की जीत, ओवर द पैथोजेंस, रोगजनक कीटाणुओं के ऊपर, बैक्टीरियाज के ऊपर, जो कि लोगों को क्या करते थे? कमजोर करते थे, डेबिलिटेट करते थे, क्षीण करते थे, दुर्बल करते थे, और मनुष्यों यानी कि मैन और वुमेन को क्या करते थे? मार रहे थे, किल कर रहे थे। इस सर्टेनली, निश्चित तौर पर ही एक सिंगुलर अचीवमेंट है, दैट इज वर्थ सेलिब्रेटिंग। मात्र एक ऐसी सिंगल अचीवमेंट है जो कि इस समय में भी सेलिब्रेट करने के लायक है, क्योंकि अब इसके अगेंस्ट ड्रग्स बन चुकी हैं, इफेक्टिव ड्रग्स बन चुकी हैं, जिससे धीरे धीरे करके कम होंगे और फिर बीमारी धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक, एंड शोकेसिंग, सेलिब्रेट करने का मौका है और शोकेस करने का, दिखाने का एक मौका है कि ये अचीवमेंट, ये सफलता एक ऐसा डीप मैसेज भेजेगी उस टाइम पर जबकि दूसरे वायरस जो हैं वो लोगों को क्या कर रहे हैं? होल्डिंग द वर्ल्ड टू रैंसम।
जो कि लोगों से जबरदस्ती कुछ ना कुछ ऐसा काम करवा रहे हैं, यानी कि लोगों को जबरदस्ती एक ही रिसर्च में घुसा रखा है, दैट इज कोविड की वैक्सीन निकालो, कोविड की वैक्सीन निकालो, कोविड की वैक्सीन निकालो। ये उन साइंटिस्ट के लिए, उन गवर्नमेंट्स के लिए और उन कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज और एक बहुत डीप मैसेज भेजेगी कि नहीं, दुनिया में, देश दुनिया में और भी बीमारियां हैं जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं। ठीक, तो देखा जाए तो बहुत सारी और चीजों पर भी काम किया जा सकता है और लोगों को बचाया जा सकता है। ठीक, तो ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रही है। तो यहाँ पर भी हमने ऑथर की टोन कैसी देखी, पॉजिटिव ही है, अच्छी ही है, होपफुल ही है, वो कहीं से कहीं तक क्रिटिकल नहीं हुआ, वो कहीं से कहीं तक सरकास्टिक नहीं हुआ, है ना। सरकास्टिक मतलब नॉर्मल बोलते 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 नॉर्मल टोन में ताना मारना, ना सरकास्टिक हुआ, ना क्रिटिकल हुआ, ना हार्श हुआ। ठीक है, उसने किसी को क्या कहते हैं, नीचा भी नहीं दिखाया, है ना, डिमीनिंग वर्ड्स भी नहीं बोले, पॉजिटिव टोन है, अच्छी। अब जो भी आपको इस तरह से एनकरेजिंग टोन है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए और आपको ऑप्शंस में बहुत सारे टोन्स दे रखे हो, तो जिस भी टोन का सेंस पॉजिटिव सेंस में निकल रहा है, आप उस टोन को इसमें चूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव क्रिटिकल टोन नहीं है, सिनिकल टोन नहीं है, कोई भी ऐसी टोन नहीं है। क्रिटिकल टोन मतलब दूसरों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाली, ऐसी भी कोई टोन नहीं है, ऐसी कोई टोन नहीं है ना। तो अच्छे सेंस की पॉजिटिव टोन जो भी आपको मिले, आप उसको चूज कर सकते हैं। चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हम समझेंगे इसकी इंग्लिश को समझते हैं शुरू से। सबसे पहले, एट अ टाइम व्हेन द वर्ड इज फेस्ड विद, फेस के साथ क्या लगता है, हमेशा विद लगता है, पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए, फेस के साथ हमेशा विद लगता है। नेक्स्ट, आप जब किसी भी वर्ड को समझ ना पाए कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्या उसके लास्ट में कुछ स्पेसिफिक सफिक्सेस दे रखी है जो मैम ने बताई है। मैंने आपको एक पूरा वीडियो प्रोवाइड कर रखा है जो आपको बहुत आराम से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को। जैसे MENT लगाओ लास्ट में तो नाउन, ठीक, LY लगाओ तो एडवर्ब है, FUL या OUS लगाओ तो एडजेक्टिव है, ठीक है, एक्शन शो कर रहा हो तो वर्ब है, फिर भी ATE लिखा हो तो वर्ब है, ठीक है, ED लगा हो, वर्ब हो, तो डिपेंड करता है कि वो अगर वर्ब का नॉर्मली काम कर रहा है तो वर्ब है, अगर इस वक्त सेंटेंस में क्वालिफाई कर रहा है किसी चीज को तो वो इस वक्त पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको ये चीज पता होनी चाहिए, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा। इन केस वहां पर कोई वर्ब हो ही ना, तब क्या करें, जब वहां पर कोई वर्ब ही नहीं है तब आप क्या करेंगे, तब आप वहां पर लिखेंगे BEB, कैन नॉट बी, क्योंकि अगर कोई वर्ब होता तो वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में होता, दैट इज अपनी बेस फॉर्म में होता, और बी की बेस फॉर्म बेस ही होती है, तो बी की बेस फॉर्म बी ही होती है। इसलिए कैन नॉट या कुड नॉट या मे नॉट, माई नॉट, जितने भी मॉडल्स होते हैं, हर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। मैं एक्टिव वॉइस की बात कर रही हूँ, ठीक है, पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रही हूँ, अभी एक्टिव है, एक्टिव समझ लीजिए। तो मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, मस्ट, ओट, डेयर, ये सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब ना हो तो क्या कर दीजिए, बी लगा दीजिए, क्लियर, ठीक है। कैन नॉट बी मेयर कोइंसिडेंस दैट द नोबल कमिटी डिसाइड, कमिटी के नाम से पहले कोई स्पेसिफिक कमिटी का अगर नाम दे रखा है, कोई स्पेसिफिक है, विशेष कमिटी है, तो उसके नाम से पहले हमेशा द लगता है। जैसे द सी रंगराजन कमिटी, तो कमिटीज के नाम से पहले द लगता है, आर्टिकल का रूल होता है कि कमिटीज के नाम से पहले क्या लगता है, द लगता है। आई होप आप मेरे साथ नोट करते चल रहे हैं, राइट, आप देर नहीं लगा रहे हो, लिखते चल रहे हैं मेरे साथ में, इसी शर्त पे मैं आगे बताऊंगी, राइट। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट इज ईयर्स ऑफ वर्क, मतलब सालों की मेहनत, ईयर्स ऑफ वर्क, राइट, इज द वर्ड्स ग्रेटेस्ट स्कर्जेस, ठीक है, वर्ड्स ग्रेटेस्ट स्कर्जेस। अब क्या है, यहाँ पर एक रूल देखिए, वन ऑफ के बाद हमेशा, मेरे साथ लिख लीजिए, वन ऑफ के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आता है, वी यूज प्लूरल नाउन विद वन ऑफ। स्कर्जेस का मतलब आप जान चुके हैं ना, ऐसी चीज जो सबको परेशान करे या ऐसा व्यक्ति जो सबको परेशान करे, परेशानी का सबब बने, तो स्कर्जेस लिखा है, स्कर्ज नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आया, वन ऑफ आया, सबसे पहली बात तो ये। और आपको कैसे पता चला कि वर्ड नाउन है, ठीक है, आपको कैसे पता चला कि वर्ड नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि नाउन्स के ऊपर ही अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है, किसके ऊपर, नाउन्स के ही ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा है एंड सक्सीडेड
देखिए सक्सेस नाउन है, सक्सीड वर्ब है, ठीक है, लेकिन ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई सक्सीड की। परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। सक्सीडेड इन अनरैपिंग, प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी लगता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा क्या आता है, जीरंड आता है। क्या आता है, जीरंड। In unwrapping, ing the whole puzzle at a time when others are fighting fatigue in a daily battle against. बैटल अगेंस्ट लड़ी जाती है, बैटल्स कभी साथ में नहीं लड़ी जाती हैं। बैटल्स हमेशा सामने वाले की, मतलब जो आपका ओपोनेंट होता है उसके अगेंस्ट लड़ी जाती है। इस बात का ख्याल रखिए, कॉम्बैट भी अगेंस्ट लड़ा जाता है, चाहे बैटल हो चाहे कॉम्बैट हो, दोनों का मतलब युद्ध होता है, वॉर होता है। नेक्स्ट इज ऑल्सो हेडेड टू द वायरोलॉजिस्ट एंड जेनेटिक्स फॉर ओवर 9 months नाउ। चलो इतना भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आया when for identifying the viral origin of hepatitis, this work of novel statements that characterize this form of hepatitis to be a distinct clinical caused by, यानी कि किसी चीज के द्वारा किया गया है। कारण क्या है, caused by an RNA वायरस, आरएनए वायरस के द्वारा किया गया है। caused by किसके द्वारा, फिर उसके बाद आपको कोई एजेंट बताना होता है, तो वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है और वो कोई चीज भी हो सकती है और किसी चीज का नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो वायरस का नाम है, किसके द्वारा कॉज किया गया है, आरएनए वायरस के द्वारा काम किया गया है। नेक्स्ट, नोन के साथ क्या लगा होता है, नोन एज। अब इसको जाना जाता है किस नाम से, HCV के नाम से, दैट इज हेपेटाइटिस सी वायरस के नाम से। स्पेलिंग्स मिस्टेक कम से कम करने की कोशिश कीजिएगा। अचानक से मुझे याद आया क्योंकि हेपेटाइटिस लिखा है जैसे, तो लोग स्पेलिंग में काफी गलतियां करेंगे। मैं एक बात बता देती हूँ, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और आपको एक ही लेटर लिखना है या एक ही एस से लिखना है, राइट, एक लेटर है एक एस से लिखना है, इतना ही लिखना है ना, तो बहुत गलत इंप्रेशन जाता है कि आप पीओ बनने जा रहे हो और आपको स्पेलिंग भी लिखना नहीं आता। तो एक बार स्पेलिंग्स पर अपना कमांड बना लीजिए, जब मैं पढ़ाया करूं ध्यान से पूरा स्क्रीन को देखते चला करिए, ठीक। नेक्स्ट, एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जितने भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं मैं बात कर रही हूं, तो इनसे पहले हमेशा आर्टिकल द लगाया जाता है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, यानी कि जो रोमन की गिनती होती है, रोमन के नंबर्स होते हैं, अस्ट, EN, ये सब लगा होता है, तो उनसे पहले क्या लगता है, द लगता है। नेक्स्ट, मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोलैबोरेट के साथ हमेशा क्या लगता है, कौन सी प्रपोजिशन लगती है, विद लगती है। कोलैबोरेट विद लगती है, कोलैबोरेट के साथ कोई और प्रपोजिशन नहीं लगती है। नेक्स्ट, ओनली कंप्लीट लिखा है, ओनली जिस वर्ड से पहले आता है उसको ही क्वालिफाई करता है। अगर ओनली को बॉस से पहले लगा दूं तो वो बॉस को क्वालिफाई करने लगेगा, सर्कल से पहले लगा दूं तो वो सर्कल को क्वालिफाई करने लगेगा। यानी कि एडवर्ब्स जहां लगते हैं इनका प्लेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। एडवर्ब्स के प्लेस के साथ कभी भी छेड़खानी मत करिएगा। एडवर्ब्स जहां भी लगते हैं अपने रोल को, अपने मीनिंग को, सेंटेंस को पूरी तरीके से बदल देते हैं। केवल कंप्लीट was only complete with the discovery of SCV, ये पूरा सर्किल सिर्फ और सिर्फ तब कंप्लीट होता, ओनली कंप्लीट कब होता, जब HCV की डिस्कवरी हो जाती। अगर उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ये पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं हुआ था। ओनली कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ तब कंप्लीट हुआ। तो याद रखिएगा, एडवर्ब्स की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर पहले, फिर प्लेस एंड फिर टाइम। अगर एक सेंटेंस में तीनों आ गए हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इस चीज को फॉलो करेगा, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। नेक्स्ट, ITY जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा रहता है वो सबके सब वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नेस जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा हुआ होता है वो सबके सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, राइट। एंस जिन वर्ड्स के लास्ट में लगा हुआ होता है वो सबके सब वर्ड्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाउन होते हैं। नेक्स्ट, विथ 2015 अब एक रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए मेरे साथ, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। लिखिए मेरे साथ, द नंबर ऑफ प्लस सिंगुलर वर्ब, और दूसरी लाइन में लिखिए अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक है। द नंबर ऑफ डेथ्स इज अ नंबर ऑफ डेथ्स आर, ठीक। अ नंबर ऑफ के साथ क्या लगता है, आर लगता है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे,
और द नंबर ऑफ वो उस स्पेसिफिक नंबर को शो कर रहा होता है जिसके बारे में आगे जिक्र किया, स्पेसिफिक संख्या का जिक्र करता है, इसलिए द नंबर ऑफ के साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल वर्ब कभी भी नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा है कॉज्ड बाय एड्स, यानी कि एड्स के द्वारा किया गया, बाय मींस द्वारा, एजेंट जो भी होता है उसका आगे नाम लिख दिया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट कितने हैं, डिस्कवरीज हैं, पहले लिखा हुआ है द डिस्कवरीज, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। आप कभी भी ये ना सोचें कि मैम यहाँ लास्ट में तो मुझे HCV लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी मानी जाती है, प्रॉपर अपना सब्जेक्ट समझने की कोशिश करिए, सब्जेक्ट प्लूरल है, क्लियरली लिखा हुआ है द डिस्कवरीज ऑफ HBV एंड SCV, दोनों की डिस्कवरीज, एंड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्क्रीनिंग रूटीन्स, इनकी डिस्कवरी और डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा प्रभावशाली इफेक्टिव स्क्रीनिंग रूटीन्स का डेवलपमेंट, उनका विकास, ठीक, जिस रेट पर उनको विकसित किया गया, दो बातें हैं, इसलिए यहां पर हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव। नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा हर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, इसलिए विल रिड्यूस लिखा है, ना विल रिड्यूस्ड होता ना विल रिड्यूसिंग होगा, कुछ नहीं होगा, क्लियर। विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, नीड, ought to, डेयर, जितने भी मॉडल्स हैं सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। OUS लगा इसके लास्ट में, भव्य, इतने लोगों को इन्होंने डेथ से बचाया, इसलिए इस बार की जो ये नोबेल प्राइज दिया गया है इन लोगों को, ये बात बहुत भव्य है, ठीक, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को मौत के मुंह में जाने से पहले ही बचा लिया। ये बात, इस बात को बहुत, ये खोज, ये रिसर्च इस चीज को बहुत ज्यादा भव्य बना देती है। ट्रिमेंडियस, OUS जिन वर्ड्स के लास्ट में लगता है वो सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, अब मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, आप नोट कर लीजिए और मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर चाहिए। आइडेंटिफिकेशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी से बताइए, आइडेंटिफिकेशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इस पैसेज की टोन कैसी है, ठीक, इस पैसेज की टोन कैसी है, क्रिटिकल है, कैसी टोन है आपको बताना है, क्रिटिकल है, सिनिकल है, कैसी टोन है, हार्श है, कंडेसेंडिंग है, जैसे भी टोन है आपको बताना है, ठीक है। इस पैसेज की टोन क्या है वो आपको एक बार मेरे को जरूर मेंशन करना है, जरूर 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 याद से, ठीक। नेक्स्ट, सब्सटेंशियली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, बस मैंने आज आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आप मुझे इनका आंसर देंगे, सब्सटेंशियली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इस पैसेज की टोन क्या है, प्लस मैंने आपसे पूछा कि आइडेंटिफिकेशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, सब्सटेंशियली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आइडेंटिफिकेशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और इस पैसेज की टोन क्या है, क्लियर। आई होप ये सेशन बहुत फायदेमंद था, आपने यहाँ से कुछ सीखा, इफ यस तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम आपको एग्जाम नीति, यानी कि मैं एग्जाम नीति आपको हर जगह मिलेंगे, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, हर जगह हम आपको मिलेंगे, आप जहां चाहे हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख चुकी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, अंटिल देन, कार्pe diem।